नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वर्तमान राजनीति में धर्म का प्रचार प्रसार काफी किया जा रहा है और ऐसा करने वाले लोग भगत सिंह को भी मानने का दावा करते हैं। लेकिन ऐसे लोग क्यों भगत सिंह को मानने का दावा करते हैं, जबकि भगत सिंह ने कहा था कि धर्म ही सांप्रदायिकता का कारण है। शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का वो वक्तव्य जो जून 1928 के कृति में छपा था, उसके कुछ अंश ऐसे हैं कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सबके सब अपने नामलेवा धर्म के रौब को कायम रखने के लिए डंडे, लाठियाँ, तलवारें, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। यहाँ तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीड की है कि चुप ही भली। उन्होंने कहा था कि जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं ऐसे बहुत ही कम हैं और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वो भी इसे रोक नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। दूसरे लोग जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं वो अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटबॉल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे। एक बात बहुत चलती है कि गांधी ने भगत सिंह को फांसी से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो फांसी नहीं होती। दरअसल ये एकदम झूठ है, क्योंकि गांधी वायसराय से कहते थे कि देखिए, या तो आप भगत सिंह की फांसी को हमेशा के लिए रद्द करें और फांसी रद्द नहीं कर सकते तो फिर मुझे कोई राहत ना दें। मैं झेलूंगा जो मुझे झेलना है, लेकिन मैं आपसे कोई घूस नहीं लेना चाहता। अब आप गांधी की सैद्धांतिक दृढ़ता को देखिए। वो कहते हैं कि मुझे बीच का कोई रास्ता नहीं चाहिए। फांसी का मुझ पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपसे कोई गुप्त समझौता नहीं करना चाहता। भगत सिंह को बचाने के लिए 23 मार्च 1931 को वायसराय को लिखी उस चिट्ठी में गांधी जी ने जनमत का हवाला देते हुए लिखा कि जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा पर रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दांव पर ना हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सज़ा पर यदि आप ये सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि इस सज़ा को आगे और विचार करने के लिए स्थगित कर दें। ऐसे ही कई प्रयास उन्होंने किए थे, लेकिन खबर कुछ और फैलाई जाती है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूबर बन गए हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया 2023 को अपने चैनल के माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान कई मुद्दों पर बातें की और लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करने और उसका बेल आइकन दबाने की भी अपील की। उन्होंने कहा वो खुद एक यूट्यूबर हैं। इसके साथ ही उन्होंने अंत में कहा कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट्स आपको मिलें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इसके बाद लोगों का रिएक्शन आने लगा है। लोग कहने लगे हैं कि मोदी जी सभी को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मणिपुर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ इंटरनेट पर प्रतिबंध है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास भिवी ने कहा कि मणिपुर पिछले 147 दिनों से जल रहा है। प्रदेश में शांति की अपील करने की जगह भारत के प्रधानमंत्री यूट्यूबर बनकर सब्सक्राइब करने और अपने चैनल का बेल आइकन दबाने की अपील कर रहे हैं। बस यही दिन देखना बाकी था। इसके साथ ही लोगों ने हंसी मजाक भी किया है। कुछ लोग वेलकम मूवी का डायलॉग भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं, अरे अरे सर, आप ये किस लाइन में आ गए। स्क्रॉल ने यूएस रिसर्च ग्रुप हिंदुत्व वॉच की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि भारत में 2023 की पहली छमाही में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण यानी कि हेट स्पीच के 255 मामले सामने आए हैं। वॉशिंगटन डीसी स्थित इस रिसर्च ग्रुप ने कहा कि इनमें से लगभग 80% नफरत भरे भाषण की घटनाएं बीजेपी द्वारा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। हिंदुत्व वॉच भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले हमलों की घटनाओं पर नजर रखता है। हिंदुत्व वॉच ने कहा कि सबसे अधिक घटनाएं महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड में भारत की कुल आबादी का 1% से भी कम हिस्सा मुस्लिम होने के बावजूद इस वर्ष लगभग 5% नफरत वाली घटनाएं राज्य में हुई। उत्तराखंड में तो मुस्लिम का कई जिलों में विस्थापन तक हुआ, यानी उन्हें वो कस्बा या शहर छोड़कर जाना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मार्च में रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच की घटनाएं ज़्यादा देखी गईं।
महीने के अंतिम हफ्ते में देश भर में 18 घृणास्पद भाषण की घटनाएं हुई, जिनकी वजह से उस दिन हिंसा भड़क उठी। दिल्ली के कश्मीरी गेट फ्लाईओवर की दीवार पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे पाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज किया। फ्लाईओवर पर खालिस्तान समर्थक नारे 27 सितंबर की रात को लिखे हुए मिले थे। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी मेहनत कर इन नारों को हटा दिया है। हालांकि दिल्ली में पर्याप्त सुरक्षा रहती है, लेकिन ऐसे नारे अक्सर लिखे हुए पाए जा रहे हैं। 27 सितंबर को पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें नारे लिखे हुए दृश्य देखे गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वीडियो में दिख रहे साइनेज बोर्ड के अनुसार उत्तरी जिले के इलाके में व्यापक तलाशी शुरू की गई है और सीएमपुर से कश्मीरी गेट की ओर आने वाले फ्लाईओवर पर नारे लिखे हुए पाए गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा द्वारा संसद में ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने और अपने अंदर के ठाकुर को मारने की बात कहने के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इस पर लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। इस कड़ी में अब लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी गुरुवार को बयान दिया। उन्होंने कहा, कौन ठाकुर, किसका अपमान कर दिया? हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। उन्होंने कहा, हम और किसी ठाकुर को नहीं जानते हैं। मीडिया से बात करते हुए गुरुवार को तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा आरएसएस की उपज है। तेज प्रताप ने आरएसएस को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से भी जोड़ा। उन्होंने भाजपा को हत्यारों की पार्टी बताया। भाजपा सांसद रमेश बुधीड़ू को राजस्थान चुनाव में टोंक का प्रभारी बनाए जाने पर बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि बीजेपी को थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए बीजेपी को, इतनी नैतिकता की उम्मीद तो देश की जनता करती है, क्योंकि वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। आपने कारण बताओ नोटिस जारी किया, आप या तो इसका जवाब सार्वजनिक कर दीजिए या ये कहिए कि हम घृणा को स्वीकार बनाते हैं, पुरस्कृत करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, नफरत फैलाने का काम आपके लोग जो सड़क पर कर रहे थे और उन्होंने वो काम देश के लोकतंत्र के मंदिर में किया, सदन के पटल पर किया, उन्हें इस नफरत का इनाम दे रहे हैं। चाल, चरित्र और चेहरा जिसकी वो बात करते हैं उसका पर्दाफाश हो गया है। पिछले दिनों बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने राजस्थान चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जहां विपक्ष रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार कर रहा था, इसी बीच बीजेपी ने बिधूड़ी को चुनाव से जुड़ी एक बड़ी ड्यूटी के लिए चुन लिया। उन्हें राजस्थान में टोंक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, यानी इलेक्शन इंचार्ज। टोंक जिले में बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के मतदाता हैं। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा का मानना है कि बिधूड़ी उसे वोटों को स्विंग करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो भी गुर्जर जाति से हैं। इस जिले में भाजपा द्वारा रमेश बिधूड़ी को भेजना इसलिए भी अहम है कि ये जिला वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। सचिन पायलट भी गुर्जर समुदाय से आते हैं। 2018 में पायलट टोंक विधानसभा सीट से ही चुने गए थे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट आगामी विधानसभा चुनाव में भी टोंक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे। रमेश बिधूड़ी को टोंक का इलेक्शन इंचार्ज बनाए जाने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने पोस्ट एक्स में लिखा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बीजेपी का बकवास है। वहीं टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सांसद के खिलाफ टिप्पणियां करने के लिए सांसद रमेश बिधूड़ी को पुरस्कृत किया गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने पोस्ट एक्स पर कहा, जिस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उसे कैसे बीजेपी नई भूमिका दे सकती है? क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए आपकी स्नेह यात्रा है? मणिपुर में मई महीने से जारी हिंसा एक बार फिर तेज हो गई है। मणिपुर में भाजपा के एक मंडल कार्यालय को बुधवार को गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। थौबल जिले में स्थित कार्यालय को छात्र प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने निशाना बनाया, जिन्होंने राज्य में 2 छात्रों की हत्या पर अपना रोष गुस्सा जताया था। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर, लकड़ी के लट्ठों और बिजली के खंभों का इस्तेमाल करके भारत म्यांमार हाईवे को बंद करने की कोशिश की। हालात तब बिगड़ गए जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाईं। प्रदर्शनकारियों ने जवाब में गुलेल और पत्थर बरसाए। मणिपुर में हिंसा फिर से तेज हो जाने के बाद हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी राकेश बलवल को मणिपुर में तैनात करने का फैसला किया है। साल 2012 के मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी राकेश बलवल को जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग दी गई थी।
अब मणिपुर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें उनके गृह कैडर में वापस तैनात करने का फैसला किया है। मणिपुर में जुलाई से लापता 2 मैतेई छात्रों की हत्या की पुष्टि के बाद इम्फाल में हिंसा एक बार फिर तेज हो गई है। पंजाब पुलिस ने गुरुवार 28 सितंबर को कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी चंडीगढ़ में उनके बंगले पर सुबह छापेमारी के बाद हुई। जलालाबाद पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक पुराने मामले के सिलसिले में सुबह सुबह खैरा के आवास पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान ही खैरा फेसबुक पर लाइव हुए, जिसमें वो पुलिस से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उन्हें वारंट मांगते हुए और अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछते हुए सुना जा सकता है। कांग्रेस ने सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, गिरफ्तारी सत्ता के दुरुपयोग और प्रतिशोध का एक सबूत है। अन्याय के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज को दबाने की इस ओछी साजिश के खिलाफ उनके साथ पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा हुआ है। हम झुकने को तैयार नहीं हैं, रुकने को तैयार नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है, बीते दिनों जगनमोहन रेड्डी की सरकार में ऐसा ही कुछ चंद्रबाबू नायडू के लिए हुआ। मैंने तभी कहा था कि ये सरकारें मोदी अमित शाह मॉडल से सीख रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब हर सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं को जेल में डाल देगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर कहा है, इनके पास ना नीति है ना कोई योजना, इसलिए ये लोग आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। इनका कंफ्यूजन हर तरफ दिखाई दे रहा है। ये लोग लीडर वाई चॉइस चुनना चाह रहे हैं और उसके लिए अपने में ही सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। बता दें, दोनों दल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। भारत में G20 की बैठक में शामिल होने के बाद से ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन, फिर भारत के खिलाफ तनावपूर्ण बयान देकर दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी ला दी है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने एक नाजी दिग्गज की प्रशंसा की, जिसके बाद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने इसके लिए औपचारिक रूप से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने सदन में कहा कि हम सभी की ओर से खेद व्यक्त करना चाहता हूं। मैं मौजूद सभी लोगों के लिए अनजाने में इस व्यक्ति को पहचानना एक भयानक गलती थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।